आज इस घटना का एक वीडियो भी आया है। 19 सेकंड के इस वीडियो में 3 बातें नोट करने वाली हैं और पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो वो है, ये आखिरी वीडियो आप मान सकते हैं इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से पहले का ये आखिरी वीडियो है जिसमें ये हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। अब 3 बातें जो आपको इसमें नजर आएंगी, पहले मैं आपको वो पूरा वीडियो दिखाता हूं और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। पहले आप वीडियो देखिए। உடஞ்சிச்சா? ஆமா। அதுக்கு டேமேஜ் ஆயிடுச்சா? तो इसमें पहली बात नोट करने वाली है वो ये कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था, काफी नीचे था और इतना नीचे था कि आप इसे साफ साफ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो पहली बात तो यह आई कि ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था, बहुत नीचे था। दूसरी बात यह कि कुछ ही सेकंड में यह हेलीकॉप्टर घने बादलों के बीच छिप जाता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यह हेलीकॉप्टर बहुत नीचे है और इसके बाद अचानक से यह घने बादलों में छिप गया और फिर आंखों से ओझल हो गया। लेकिन तीसरी बात यह कि कुछ दूर जाने के बाद इस हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज अचानक से बंद हो जाती है। एक बार फिर से देखिए कैसे इसकी आवाज अचानक से बंद हुई। உடஞ்சிச்சா? ஆமா। அதுக்கு டேமேஜ் ஆயிடுச்சா? ये दुर्घटना से पहले का आखिरी वीडियो है और आप देख सकते हैं कि जो लोग यहां पर हैं ये भी आखिर में कुछ हैरान से हो जाते हैं ये सोचकर कि अभी तक तो इस हेलीकॉप्टर के इंजन की इतनी जबरदस्त आवाज आ रही थी, लेकिन अचानक से वो आवाज बंद हो जाती है। आज हमने भारतीय वायुसेना के कुछ पूर्व पायलट से बातचीत की, उन्हें ये वीडियो दिखाया और उनसे फिर इसका विश्लेषण करने के लिए कहा। ये वो पायलट्स हैं जो इसी हेलीकॉप्टर को यानी मी-17 को उड़ा चुके हैं, जिन्हें इस हेलीकॉप्टर पर काम करने का एक लंबा तजुर्बा है, इसे उड़ाने का लंबा तजुर्बा है। और इस दौरान हमें पता चला कि यह हेलीकॉप्टर शायद लो ड्रिफ्टिंग क्लाउड्स की वजह से नीचे आया था। वो क्या होता है अब आपको बताते हैं। अक्सर जब मौसम खराब होता है या बारिश होती है और उसकी वजह से घने बादल होते हैं तो हेलीकॉप्टर्स की एरियल विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसे आप ऐसे समझिए कि हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट को कुछ भी दिखना बंद हो जाता है बादलों की वजह से। ऐसी परिस्थितियों में पायलट हेलीकॉप्टर को बादलों के नीचे लाने की कोशिश करता है और इस वीडियो को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि पायलट शायद हेलीकॉप्टर को बादलों से नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो जाए, उसे एक बार फिर से सब दिखने लगे। एक और बात यह कि दुर्घटना वेलिंगटन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। वेलिंगटन वो जगह है जहां पर जनरल रावत जा रहे थे और वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले यह दुर्घटना हुई है। इतनी दूरी तय करने में इस हेलीकॉप्टर को सिर्फ 5 मिनट का समय और लगता। तो सोचिए अगर यह हेलीकॉप्टर 5 मिनट और उड़ता रहता तो जनरल रावत अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। यहां हमारा पॉइंट यह है कि अक्सर लैंडिंग के नजदीक पहुंचने पर हेलीकॉप्टर्स को लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ाया जाता है ताकि लैंडिंग स्पॉट को आसानी से देखा जा सके, ताकि पायलट यह देख सके कि उसे कहां लैंड करना है। और हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी लैंडिंग स्पॉट को देखने के लिए ही इस हेलीकॉप्टर को काफी नीचे यानी लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ाया हो और शायद इस दौरान हेलीकॉप्टर किसी ऊंचे पेड़ से टकरा गया और फिर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो क्रैश हो गया। इस वीडियो से अगर आप देखें तो अभी यही पता चलता है। हालांकि यहां हम 2 बातें आपको बताना चाहते हैं। पहली बात, यह कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं था, यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर था और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि अगर इसके दोनों इंजन फेल भी हो जाएं तब भी यह हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं करेगा, तब भी आसानी से लैंड कर सकता है। और वो ऐसे कि ऐसी स्थिति में यह हेलीकॉप्टर खुद को एक पैराशूट के रूप में ढाल लेता है, जैसे पैराशूट अपने आप
नीचे लैंड कर जाता है, ठीक वैसे ही यह हेलीकॉप्टर तकनीकी खामी होने पर, दोनों इंजन्स फेल होने पर भी आसानी से लैंड कर सकता है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि फिर यह हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। मान लीजिए अगर इसमें तकनीकी खराबी आ भी गई, दोनों, एक नहीं दोनों इंजन्स फेल भी हो गए, तो भी यह हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया। दूसरी बात, किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट से पहले हेलीकॉप्टर की अलग अलग चरणों में जांच की जाती है और इस हेलीकॉप्टर के मामले में भी इस प्रक्रिया का पालन हुआ था। क्रैश से पहले इस हेलीकॉप्टर ने 26 घंटे की उड़ान भरी थी और इस दौरान इसमें कोई भी कमी या खामी दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर कल जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को वेलिंगटन ले जाते समय यह अचानक क्रैश हो गया। इसलिए यहां निष्कर्ष यही निकलता है कि या तो पायलट से कोई गलती हुई है, उससे कोई चूक हुई है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगा, लेकिन आज इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और कल भी हमने आप ये बात कही थी कि ये बातें सवाल तो जरूर उठाती हैं कि हम अपने देश के सबसे बड़े जनरल को हम 50 किलोमीटर की यात्रा सुरक्षित रूप से नहीं करवा पाए। जनरल रावत कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो देश की तीनों सेनाओं के सूत्रधार थे। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट उन्होंने चलाया था और वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन के खिलाफ खुलकर बोलते थे। यानी उनके बहुत सारे दुश्मन थे, उन्होंने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे, अंदर भी और बाहर भी, और वो पाकिस्तान और चीन के लिए हमेशा से खतरा रहे हैं। इसलिए इस मामले में अब दो थ्योरी भी सामने रखी जा रही हैं। पहली थ्योरी ये कह रहे हैं लोग कि हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है। यह आशंका है कि इसमें हो सकता है बम प्लांट कर दिया गया हो। हालांकि ये अभी जांच का विषय है और यह बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जांच तो बहुत जरूरी है ही। दूसरी थ्योरी यह है कि हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर पर लेजर अटैक हुआ हो। पहले केस में यानी बॉम्ब ब्लास्ट में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच कोई संवाद नहीं हो पाता और सब कुछ अचानक हो जाता है। अब क्योंकि यह इलाका श्रीलंका के आतंकवादी संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का गढ़ रहा है, तो इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है इस हमले के पीछे LTTE का कोई स्लीपर सेल हो। हालांकि जैसा हमने आपको कहा, जांच से पहले कुछ भी पुख्ता रूप से कहा नहीं जा सकता। ये सिर्फ थ्योरीज हैं, ये सिर्फ आशंकाएं हैं, और हम भी यही कहेंगे कि भगवान करे ये सब आशंकाएं गलत हो। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये हेलीकॉप्टर उसी जगह पर क्रैश हुआ है जो जगह एक जमाने में LTTE का गढ़ रही है। दूसरे केस में यानी लेजर अटैक की स्थिति में अगर किसी हेलीकॉप्टर पर हाई बीम लेजर लाइट फ्लैश की जाए और इसकी वजह से पायलट को दिखना बंद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी हेलीकॉप्टर कई बार क्रैश हो सकता है। दुनिया में इस तरह के कई हमले पहले भी हो चुके हैं। अब आपको उस ब्लैक बॉक्स के बारे में बताते हैं जो यह बता सकता है कि दुर्घटना के समय आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि हमने आपको बताया यह षड्यंत्र भी हो सकता है, यह कोई तकनीकी खराबी भी हो सकती है हेलीकॉप्टर की, और यह भी हो सकता है कि पायलट ने कोई गलती की हो। तो कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? तो इसका जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स में छिपा हुआ है। आज जब कुन्नूर में घटनास्थल से हेलीकॉप्टर के मलबे को हटाया जा रहा था, उस समय पुलिस और भारतीय वायुसेना को यह ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है। ब्लैक बॉक्स ब्लैक रंग का नहीं होता, काले रंग का नहीं होता। इसका नाम ब्लैक बॉक्स जरूर है, लेकिन यह ब्लैक नहीं होता। असल में यह ऑरेंज यानी नारंगी रंग का होता है, ताकि हादसे के बाद जब जांच टीम घटनास्थल पर पहुंचे तो यह बॉक्स दूर से ही नजर आ जाए। जब कभी कोई विमान हादसे का शिकार होता है, कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, तो उसमें बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो सुरक्षित बचती हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी विमान के क्रैश होने की सही जानकारी कभी मिल नहीं पाती। इसलिए सभी विमानों में और हेलीकॉप्टर्स में एक ब्लैक बॉक्स रखा जाता है, और यह बॉक्स टाइटेनियम धातु से बना होता है, जो कि बहुत मजबूत धातु मानी जाती है। अब इस ब्लैक बॉक्स में दो तरह के डिवाइस होते हैं। एक है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे आप CVR कहते हैं, और दूसरा है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये दो तरह के रिकॉर्डर्स हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का काम होता है विमान के कॉकपिट में होने वाली पायलट और उसके सहयोगियों के बीच की बातों को रिकॉर्ड करना। इसके अलावा इसमें वो कमांड्स भी रिकॉर्ड होती हैं जो उड़ान के दौरान कॉकपिट में मौजूद यानी पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल एक दूसरे को देते हैं। यानी जो पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच जो भी संवाद हो रहा है वो सब इसमें रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब है कि दुर्घटना से पहले पायलट ने क्या कहा, दूसरे क्रू मेंबर्स क्या बता रहे हैं, वो क्या बातचीत कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या बातचीत हुई है, वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होगा।
इससे पता चलता है कि पायलट को दुर्घटना से पहले हेलीकॉप्टर में क्या परेशानी दिखी होगी, उसने क्या कहा था और इस दुर्घटना का और क्या कारण रहा होगा। इसी तरह से डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का काम होता है विमान की गति, उसकी ऊंचाई, उसके इंजन और ईंधन समेत 90 प्रकार की जानकारियों को डेटा के रूप में स्टोर करके रखना। इसमें 24 घंटे तक की जानकारी दर्ज होती है, यानी जो ब्लैक बॉक्स आज मिला है उससे यह पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि दुर्घटना से पहले क्या इस हेलीकॉप्टर में कोई कमी आई थी, कोई टेक्निकल फेल्योर था, और हेलीकॉप्टर को वेलिंगटन पहुंचने से पहले इतना नीचे क्यों आना पड़ा। ये सब कुछ, इन सारी बातों के जवाब इस ब्लैक बॉक्स में छिपे हुए हैं और अब यह ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि यह ब्लैक बॉक्स इस हेलीकॉप्टर क्रैश का सबसे बड़ा चश्मदीद है जो क्रैश के समय की पूरी कहानी बता सकता है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। आज आपको एक उदाहरण देते हैं। 24 मार्च 2015 को फ्रांस में जर्मनी का एक यात्री विमान एल्प्स की पहाड़ियों पर क्रैश हो गया था, जिसमें 114 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय तमाम विशेषज्ञ इस दुर्घटना के लिए एल्प्स की ऊंची ऊंची चोटियों और खराब मौसम को वजह मान रहे थे। बाद में जब इस विमान में लगे ब्लैक बॉक्स की जांच हुई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ब्लैक बॉक्स से यह पता चला कि इस यात्री विमान के मुख्य पायलट ने अपने सहयोगी पायलट को पहले कॉकपिट से बाहर भेज दिया और फिर कॉकपिट को अंदर से बंद करके विमान को जानबूझकर पहाड़ों पर उसने क्रैश करा दिया, क्योंकि वो एक सुसाइड मिशन पर था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डिप्रेशन था और वो काफी समय से इंटरनेट पर आत्महत्या करने के तरीकों के बारे में पढ़ रहा था। यानी जिस दुर्घटना के लिए शुरुआत में खराब मौसम को वजह माना जा रहा था, तकनीकी खराबी को वजह माना जा रहा था, असल में वैसा कुछ था ही नहीं। और इस दुर्घटना की असली वजह उस पायलट का डिप्रेशन निकला, जिसने अपने डिप्रेशन की वजह से 114 पैसेंजर्स की जान ले ली। कहने का मतलब यह है कि इस मामले में भी क्रैश के लिए खराब मौसम को वजह माना जा रहा है, लेकिन यह संभव है कि ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद इसके पीछे कोई और ही कहानी निकले।